अब थोड़ी बात की कहानी बता। आजाद आ गई, देश में हमारी सरकार बन गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए। जब वो प्रधानमंत्री बने तो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें ये बात आई कि भाई देश का विकास करना है तो क्या करें। देश का विकास करना है ना, अपने रास्ते पे अपने तरीके से चलाना है, स्वदेशी बनाना, स्वावलंबी बनाना, तो क्या करें। तो देश में उद्योग धंधे होने चाहिए कि नहीं। बेकारी कम हो, गरीबी कम हो, तो उद्योग धंधे हो, अपना माल हम खुद बनाएं, दूसरों के सामने हाथ ना फैलाएं, पूरा उत्पादन होना चाहिए। तो उद्योग धंधों के लिए पैसे चाहिए। खजाना देखा तो खाली था, पैसे थे ही नहीं। क्यों? अंग्रेजों ने लूट लिया सार। और जो थोड़ा बच गया था पैसा, वो पाकिस्तान के बंटवारे में देना पड़ा। आपको मालूम है 55 करोड़ रुपया थोड़ा बच गया था हमारे पास, वो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो अंग्रेजों ने ऐसा समझौता करवाया कि वो 55 करोड़ पाकिस्तान को देना पड़ा, तो अपने खजाने में कुछ था नहीं। अब सरकार के सामने समस्या क्या आई कि उद्योग लगाना है, व्यापार करना है, पैसे है नहीं, तो क्या करें। तो कहीं से पैसे लाओ। तो वहां फिर एक दूसरी गलती हुई। दूसरी गलती क्या हुई कि अगर पैसे नहीं है और पैसे लाने हैं तो रास्ता यह अपनाना चाहिए कि पैसे अपने यहां पैदा करो, पूंजी का उत्पादन करो। पूंजी का उत्पादन कहां होता है? खेती से। आप जानते हैं पूंजी जो है ना, कैपिटल, वो खेत में से पैदा होती है, कारखाने में से नहीं। वो कैसे होती है? हम खेत में एक बीज डालते हैं गेहूं का, तो उसका बाल बनता है ना, पौधा पौधा बनता है, पक जाता है, फिर काटते हैं तो कितने गेहूं के दाने निकलते हैं? 60, 70, 80 इतने ही निकलते हैं ना। एक दाना डाला 60 पैदा हो गए, एक दाना डाला 70 हो गए, एक दाना डाला 80 हो गए। तो दाना तो हमने एक डाला और पैदा हो गए 80 दाने। तो जो 79 दाने ज्यादा हुए वो पूंजी बन गई हमारी। खर्चा किया एक दाने का, पैदा हो गए 80 दाने। कई कई जगह तो भारत में गेहूं के ऐसे बीज हैं जहां एक बीज डालो तो 125 गेहूं के दाने निकलते हैं बाली में। एक मैंने देखा मध्य प्रदेश में, एक बीज डालो तो 150 दाने निकलते हैं, एक बाल में 3 बाल निकलती है। तो पूंजी पैदा होती है धरती में से। धरती माता है जो खेती में इतना उत्पादन देती है, उसमें से पूंजी पैदा होती है। तो क्या करना चाहिए था उस समय जब भारत सरकार के सामने यह समस्या आई कि कारखाने लगाने, उद्योग करना, व्यापार करना, पैसे की जरूरत है, तो खेतों की तरफ ध्यान देना चाहिए था, किसानों को सुविधाएं देनी चाहिए थी, किसानों को बढ़ावा देना चाहिए था। किसान पूंजी पैदा करके देते और उस पूंजी से हम देश का विकास करते। लेकिन हमारे नेताओं ने गलती कर दी। गलती क्या कर दी? किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया, खेतों की तरफ ध्यान नहीं दिया, पूंजी के लिए विदेशों से कर्ज मांगना शुरू कर दिया। जिस हिंदुस्तान ने अपने इतिहास में कभी किसी देश से कर्ज नहीं लिया था, उस हिंदुस्तान ने आजादी के बाद 1952 में पहली बार दुनिया से कर्ज मांगा। आपको यह सुनकर बहुत दुख होगा कि 1947 तक हम दुनिया में ऐसे देश थे जिसके ऊपर कर्जे का 1 रुपया नहीं था। फिर 1952 में हमारी सरकार ने विदेशी कर्ज लेना शुरू कर दिया। कर्ज लेना शुरू कर दिया तो कर्ज देने वालों ने अपनी शर्तें हमारे ऊपर लगाना शुरू कर दिया। आप किसी से भी कर्ज लेंगे तो फोकट में तो नहीं देगा। आप बैंक से कर्ज मांगने जाते हैं ना, तो बैंक अपनी शर्त बताता है कि नहीं। ऐसे ही हमने विश्व बैंक से कर्ज मांगा, विश्व बैंक ने अपनी शर्त बताना शुरू किया। और उनकी शर्तें क्या थी? उनकी शर्तें ये थी कि जिस मुद्रा में भारत हमसे कर्ज लेगा उसकी कीमत बढ़नी चाहिए। मतलब भारत कर्ज लेगा अगर डॉलर में, तो डॉलर की कीमत बढ़नी चाहिए। भारत कर्ज लेगा अगर स्टर्लिंग पाउंड में, तो स्टर्लिंग पाउंड की कीमत बढ़नी चाहिए। भारत अगर कर्ज लेगा फ्रेंच में, फ्रैंक में, फ्रांस की करेंसी फ्रैंक, तो उसकी कीमत। तो जो भी विदेशी मुद्राओं में हमने कर्ज लेना शुरू किया, उन मुद्राओं की कीमत बढ़ती गई। और उस कीमत को बढ़ाने के लिए भारत की सरकार ने अपने रुपए की कीमत को गिराना शुरू कर दिया। 1952 में रुपए की कीमत गिरी। 1947 15 अगस्त को 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था, 1 रुपया 1 स्टर्लिंग पाउंड के बराबर था, 1 रुपया 1 फ्रेंच फ्रैंक के बराबर था। लेकिन 1952 आते आते 7 रुपया डॉलर हो गया। फिर हमने दोबारा 1957 में कर्ज लिया, फिर 1962 में लिया, फिर 1967 में लिया, फिर 1972 में लिया, फिर 1977 में लिया, फिर 1982 में लिया। और 1982 के बाद हर साल कर्ज लेना शुरू कर दिया। पहले 5-5 साल में एक बार कर्ज लेते थे, फिर 1982 के बाद हर साल
1983, 1984, 1985 हर साल कर्ज लेना शुरू किया। और कई कई प्रधानमंत्री तो ऐसे आए महानुभाव इस देश में, जिन्होंने पुराने कर्जे का ब्याज देने के लिए नया कर्ज ले लिया। ऐसे भी प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कर्जों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। परिणाम क्या हुआ? कर्ज बढ़ता गया। और 1991 से इस देश में एक नीति चल पड़ी जिसका नाम आप जानते हैं, उदारीकरण। अंग्रेजी में कहते हैं उसको लिबरलाइजेशन, हिंदी में उदारीकरण। फिर एक नीति है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। मैंने इस नीति का नाम बदल के रखा है उधारीकरण। कर्ज लेना, उधार लेना, कर्ज लेना, उधार लेना, कर्ज लेना, उधार लेना। जितने प्रधानमंत्री आए सबने अंधाधुंध कर्ज लिया। तो बढ़ते 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 अब कर्ज बहुत अधिक हो गया। और इन सरकारों ने क्या किया? विदेशी कर्ज लिया, देश के अंदर से भी कर्ज लिया, दोनों तरफ से कर्ज ले लेके विकास करने की नींव डाल दी। सबसे खराब काम हुआ कर्ज लेकर विकास करना। हमारे भारत की परंपरा क्या है? जितनी लंबी चादर उतने लंबे पांव। यह भारत की परंपरा है। अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो कम पैसे में ही काम चलाओ, कर्जा लेके मत आओ। यह भारत की परंपरा। लेकिन सरकारों ने इसका उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा कि चादर अगर बड़ी नहीं है तो उधार की चादर ले आओ। तो कर्ज ले लेके देश के ऊपर इस समय लगभग 18 लाख करोड़ रुपए का तो विदेशी कर्ज हो गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर। और लगभग 18 लाख करोड़ का ही देशी कर्ज हो गया। माने इस समय देश 36 लाख करोड़ के कर्जे में दबा हुआ है। अगर आप हिसाब निकालेंगे तो एक एक हिंदुस्तानी 36,000 रुपए का कर्जदार है। यह स्थिति हो गई। अब इसमें परेशानी क्या आई कि हमने जहां विदेशों से कर्ज लिया, अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से, फ्रांस से, स्वीडन से, स्विट्जरलैंड से, उन देशों ने हमारे ऊपर शर्तें लगाई। तो पहली शर्त तो मैंने बताई, रुपए की कीमत गिराओ और जिस मुद्रा में कर्ज ले रहे हो उसकी कीमत बढ़ाओ। तो डॉलर की कीमत बढ़ते बढ़ते कहां तक आई? $1 1 था 1947 में, अब हो गया है 50 रुपया $1। माने रुपए की कीमत 50 गुनी कम हो गई। 1947 में ₹1 1 स्टर्लिंग पाउंड था, अब हो गया है 80 रुपया 1 स्टर्लिंग पाउंड। एक करेंसी आई है दुनिया में जिसका नाम है यूरो डॉलर। $1 56 रुपया हो गया। हर एक दुनिया की करेंसी की तुलना में भारत के रुपए की कीमत गिर गई। हमारे ऊपर शर्त लगी तो हमने वो शर्त मानी। दूसरी शर्त हमारे ऊपर क्या आ गई कि जो जो देश से हम कर्ज लेंगे उन्हीं देशों की कंपनियों को भारत में व्यापार करने के लिए बुलाना पड़ेगा। अगर हम अमेरिका से कर्ज लेंगे तो अमेरिका की कंपनियां भारत में आएंगी, व्यापार करेंगी, उनको लाइसेंस देना ही पड़ेगा। अगर जापान से कर्ज लेंगे तो जापान की कंपनियां आएंगी, उनको लाइसेंस देना पड़ेगा। जर्मनी से कर्ज लेंगे तो वहां की कंपनियां आएंगी, उनको लाइसेंस देना पड़ेगा। तो भारत की सरकार ने 24 देशों से कर्ज ले रखा है। तो 24 देशों की 5,000 कंपनियां घुस गई हमारे देश में धंधा करने के लिए। अब दुख और तकलीफ की बात क्या है कि हमने एक ईस्ट इंडिया कंपनी को 100 साल की मेहनत करके मार के भगाया था, और उसको भगाने में लाखों शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ी थी। करोड़ों हिंदुस्तानियों को अपनी मां बहन बेटियों का बेइज्जती सहन करना पड़ा था एक कंपनी को भगाने में। लेकिन अब आजादी के बाद ऐसे चक्कर में देश फंस गया कि 5,000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां फिर आ गई। अब इन कंपनियों के आने से फिर नुकसान हो रहा है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो माल बेच के मुनाफा कमाती थी, ऐसे ये 5,000 कंपनियां माल बेच के मुनाफा कमाती, और नुकसान दोहरा हो रहा है। हमारा एक नुकसान तो ये हो रहा, रुपए की कीमत जैसे जैसे गिर रही है ना, बहुत नुकसान होता है इससे देश को। आप समझते हैं कैसे नुकसान होता है? 1947 में अगर हम ₹1 का माल अमेरिका को बेचते थे तो हमको $1 मिलता था। अब 2009 में हमको ₹50 का माल बेचना पड़ता है, तब $1 मिलता है। माने माल हमारा 50 गुना ज्यादा जाता है, डॉलर हमारे पास एक ही आता है। सोचो कितना बड़ा नुकसान है देश का। एक उदाहरण से समझाता हूं, ये आप सबको समझाइएगा। रुपए की कीमत जब गिरती है तो नुकसान क्या होता है। हम हिंदुस्तान से कच्चा लोहा बेचते हैं दूसरे देशों को। तो जब हम आजाद हुए ना, हमने कच्चा लोहा पहली बार जब बेचा दूसरे देशों को तो उसकी कीमत थी ₹7 किलो आयरन ओर। अब क्या हुआ,
रुपए की कीमत गिरती गई गिरती गई गिरती गई, तो वही कच्चा लोहा अब हम दुनिया के देशों को बेचते हैं तो उसकी कीमत है 15 पैसा किलो। हमारा जो माल दुनिया में बिकता था ना 7 रुपए किलो, अब बिकता है 15 पैसा किलो। आप सोचो 1 किलो कच्चा लोहा बेचने पर 6 रुपए 85 पैसे का नुकसान होता है। और एक साल में कर्नाटक राज्य अकेला 2 करोड़ मीट्रिक टन कच्चा लोहा बेचता है, 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। फिर महाराष्ट्र राज्य बेचता है, उसको नुकसान होता है। फिर झारखंड बेचता है, उसको नुकसान होता है। फिर उड़ीसा बेचता है। तो हिंदुस्तान को हर साल 60 से 70,000 करोड़ का नुकसान तो कच्चा लोहा बेचने से हो रहा है, क्योंकि रुपए की कीमत कम है, डॉलर की कीमत ज्यादा है। और एक उदाहरण से समझाता हूं, आप इसको ऐसे समझ लो, अगर आप बासमती चावल खाना चाहो अपने घर में तो क्या भाव मिलेगा? 50 रुपए किलो मिलेगा। जो चावल आप खाओगे 50 रुपए किलो, रुपए की कीमत कम होने से वो चावल दुनिया के देशों को बेचा जाएगा 1 रुपए किलो। जो चीज आपको मिलेगी 50 रुपए किलो, दूसरे देश उसको खरीदेंगे हमसे 1 रुपए किलो। यह है नुकसान। हिंदुस्तान में आम होता है ना, सबसे अच्छी क्वालिटी का आम है अल्फेंजो, सुना है? महाराष्ट्र वाले जानते होंगे। और एक है रत्नागिरी, एक है हापुस, एक है केसर, गुजरात में जो होता है काफी। तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी के आम है। इनको छूना तो दूर की बात है, देखना हो तो कीमत सुन के कपकपी आ जाती है। 12 आम 500 रुपए का है, 500 रुपए डजन का। तो आप खरीदोगे तो आपको वो आम मिल रहा है 500 रुपए में 12। वही आम हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है 40-50 रुपए में 12, क्योंकि रुपए की कीमत कम है, डॉलर की कीमत ज्यादा है। आप बादाम, काजू, किशमिश, मुनक्का खरीद के खाते हो ना 300-400 रुपए किलो, ये चीजें विदेशों को एक्सपोर्ट हो जाती है 60-70 रुपए किलो। कारण रुपए की कीमत कम है, डॉलर की कीमत है। तो होता क्या है, हमारी हर चीज दूसरे देश में सस्ती बिकती है, और इसका उल्टा क्या होता है, दूसरे देशों से हम कुछ भी खरीदें तो वो महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। डीजल खरीदें, पेट्रोल खरीदें, केरोसिन खरीदें, एलपीजी खरीदें, ये बहुत महंगा पड़ता है। तो जो बेच रहे हैं वो 50 गुना सस्ता है, जो खरीद रहे हैं वो 50 गुना महंगा है। अगर दोनों को एक साथ जोड़ दो तो 100 गुने का नुकसान पूरे देश को हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और दूसरा नुकसान क्या हो रहा है, जिन जिन देशों से हमने कर्ज लिया उन देशों की कंपनियां आ गई व्यापार करने के लिए। अमेरिका से कर्ज लिया तो अमेरिका की कंपनियां आ गई, पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन आदि आदि कंपनियां आ गई। ब्रिटेन से कर्ज लिया तो वहां की आ गई, जर्मनी से लिया तो वहां की आ गई। इन देशों की कंपनियों ने ऐसा व्यापार फैलाया है पूरे देश में, लाखों करोड़ों लूट के ले जा रहे। कैसी लूट कर रही है ये कंपनियां, कुछ नाम लेके बताता हूं। हमारे देश में एक कंपनी है कनाडा की, उसका नाम है बाटा, सुना है? बाटा जूता बेचती है। ये अमेरिका की, कनाडा की कंपनी है, भारत की नहीं। नाम लिखा हुआ है बाटा इंडिया लिमिटेड, तो आपको भ्रम हो जाएगा कि ये इंडिया की कंपनी है। नहीं, वो कनाडा की कंपनी, जूते बेचती। जूते कैसे बेचती है, वो जूते बनवाते हैं, बनाते नहीं है। बाटा की फैक्ट्रियां नहीं है इस देश में जूते बनाने की, फैक्ट्रियां तो हमारे अपने देश की हैं जूते बनाने की। आगरा में, कानपुर में, कलकत्ते में। देखिए, आगरा तो जूते की सबसे बड़ी मंडी है, कानपुर जूते चप्पल की सबसे बड़ी। तो जूते तो अपने ही लोग बनाते हैं, ये बाटा कंपनी उनसे खरीद लेती है 100 रुपए में, 150 रुपए में। और ये कंपनी क्या करती है, उस पर मोहर लगाती है 699 रुपए 95 पैसे, 799 रुपए 95 पैसे, 999 रुपए 95 पैसे। आप कभी खरीदने जाओगे तो आपको लगेगा बड़े ईमानदार हैं, ये तो 95 पैसे लेते हैं, पूरा 1 रुपया भी नहीं ले रहे। और इतने बेईमान है, 100 रुपए का जूता उस पर मोहर लग गई 699 रुपए 95 पैसे। तो लूट कितनी हो गई, जूता तो 100 रुपए का है और बेच दिया उन्होंने 699 95 का, माने 700 रुपए में 600 रुपए लूट लिया एक जोड़े जूते पे। तो चप्पल बेचते हैं, जूते बेचते हैं। और ये कंपनी 70 लाख रुपए से इसने व्यापार शुरू किया था हिंदुस्तान में, मात्र 70 लाख रुपए से। और आज ये कंपनी करोड़ों करोड़ों रुपए लूट रही है इस देश में, करोड़ों। एक साल की बैलेंस शीट ही इनकी बताती है 280 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट के। ऐसे लूटते हैं।
ऐसे ही हमारे देश में एक कंपनी है यूनिलीवर, इसने नाम बदल दिया, हिंदुस्तान लीवर रख लिया। ये बहुत बेईमान कंपनी है, जिस देश में जाती है उसी देश का नाम अपने साथ लगा लेती है। भारत में इसका नाम है हिंदुस्तान लीवर, पाकिस्तान में उसका नाम है पाकिस्तान लीवर, इंडोनेशिया में उसका नाम है इंडोनेशिया लीवर। ये मूलतः ब्रिटेन और हॉलैंड के व्यापारियों की कंपनी भारत में घुस गई, धंधा शुरू किया, और इस कंपनी ने धंधा शुरू किया मात्र 24 लाख रुपए से, मात्र 24 लाख रुपए से। और आज ये कंपनी एक साल में 2000 करोड़ रुपए लूट कर ले जा रही है। 2000 करोड़ एक साल, 24 लाख से धंधा शुरू। ऐसी एक अमेरिका की कंपनी है हमारे देश में, उसका नाम है कॉलगेट पामोलिव, जानते हैं आप, टूथपेस्ट बेचते। उसने हिंदुस्तान में 15 लाख रुपए से धंधा शुरू किया, मात्र 15 लाख से, और आज लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास वो लूट के ले जा रहे। और ऐसे ही मैं बताता जाऊं तो 5000 कंपनियां हैं, 2-4 मैंने आपको बताया। बहुत जल्दी इस विषय पर एक पुस्तक छप रही है जो आपको मिलेगी, उसमें सारा डिटेल है। तो ऐसी ये सारी कंपनियां हिंदुस्तान में थोड़ी थोड़ी पूंजी से धंधा शुरू करके हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। एक साल में हिंदुस्तान से ये सारी कंपनियां जो 5000 हैं, कोई जूता बेच रही है, कोई साबुन बेच रही है, कोई मंजन बेच रही है, जैसे कॉलगेट पामोलिव टूथपेस्ट और टूथ पाउडर बेचती है, बाटा जूता बेचती है, हिंदुस्तान लीवर लक्स, लाइफ बॉय, लिटिल रेक्सोना ये साबुन बेचती है नहाने का, कपड़ा धोने का। ऐसे ही जॉनसन एंड जॉनसन है, वो कुछ दवाएं बेचती है, पार्क डेविस है, वो दवाएं बेचती है। तो दवाएं बेचने वाली, कॉस्मेटिक्स बेचने वाली, टॉयलेटरीज के आइटम बेचने वाली 5000 से ज्यादा कंपनियां हैं, और एक साल में इस देश का 2,32,000 करोड़ रुपए लूटते हैं कुल मिला के। 2,32,000 करोड़। मुझे तकलीफ इस बात की है कि पहले अंग्रेज हमको लूटते थे तो डकैती करते थे, घर में घुसते थे, मारामारी करते थे, बंदूक चलाते थे, तलवार चलाते थे और लूट के ले जाते थे। अब ये कंपनियां दूसरे तरह की डकैती करती, ये बंदूक नहीं चलाती, तलवार नहीं चलाती, ये आपका दिमाग खराब करके लूट के ले जाती, और हम खुशी से लुटवाते हैं इनसे अपने आप। पहले मजबूरी में लुटते थे, अब मजे में लुट रहे हैं। कैसे? इन कंपनियों ने हिंदुस्तानियों की एक कमजोरी पकड़ ली है, हमारी एक बड़ी भारी कमजोरी है। वो पता है कमजोरी क्या है? अगर कोई हमको बार बार झूठ बोलता रहे, हम थोड़े दिन में उसको सच मानने लगते। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी। ये विदेशी कंपनी वाले क्या करते हैं? टीवी पे विज्ञापन दिखाते हैं, सवेरे से शाम तक विज्ञापन दिखाते हैं, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार, 1000 बार, बार, और आप देख देख के इतने पागल हो जाते हैं कि चुपचाप वो चीज खरीद के ले आते हैं बिना सोचे समझे। और विज्ञापन कैसे आता है? आप टीवी का चैनल खोलो तो सबसे पहले विज्ञापन देखना पड़ेगा। कोई भी चैनल खोल लो, आपको अगर समाचार देखना है, आज तक खोल लो, स्टार न्यूज खोल लो, जी न्यूज खोल लो, कोई भी न्यूज खोल लो, होता क्या है? न्यूज आती है 2 मिनट, विज्ञापन आता है 3 मिनट। 2 मिनट न्यूज, 3 मिनट विज्ञापन, 2 मिनट न्यूज, 3 मिनट विज्ञापन, 2 मिनट न्यूज, 3 मिनट विज्ञापन, 2 मिनट न्यूज, 3 मिनट। अब होता अंत में पता है क्या है? न्यूज तो भूल जाती है, विज्ञापन याद हो जाता, क्योंकि न्यूज तो बदलती रहती है ना, हर 2 घंटे 3 घंटे में, तो भूल गए। विज्ञापन सबको याद हो गया, परमानेंट याद हो। मैं बहुत लोगों से पूछता रहता हूं जो रोज न्यूज देखते हैं कि भाई कल क्या समाचार देखा, तो कहते हैं याद नहीं। फिर उनसे पूछो विज्ञापन क्या देखा, तो वो याद है, ठंडा मतलब खोका फोन, तुरंत याद आ जाता है विज्ञापन, क्योंकि दिमाग में घुस गया बार बार। तो हम हिंदुस्तानी क्या करते हैं? इनका विज्ञापन देख देख के माल खरीद लेते, और विज्ञापन इस तरह से बनाते हैं जिसमें लोगों का विवेक शून्य हो जाता है। एक विज्ञापन है, विदेशी कंपनी है, लाइफ बॉय साबुन बेचती है। क्या विज्ञापन आता है? लाइफ बॉय है जहां, अच्छा अब आप सोचो कि लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, इसका माने तंदुरुस्ती लाइफ बॉय से आ रही है। तो रोटी पानी क्यों कर रहे हो भाई? खाना क्यों खा रहे हो? लाइफ बॉय लगाओ, रगड़ रगड़ के नहाओ, तंदुरुस्ती आती रहेगी। और आप बताओ, तंदुरुस्ती का साबुन लाइफ बॉय हो सकता है? तंदुरुस्ती का आधार दूध हो सकता है, दही हो सकता है, सब्जियां हो सकती है, चावल हो सकता है, आटा हो सकता है, गेहूं हो सकता है। लाइफ बॉय कब से हुआ?
अब अकल की बात तो यही है ना, साबुन तंदुरुस्ती का आधार नहीं होता, लेकिन हम जबरदस्ती लाइफ बॉय खरीदते हैं। एक जमाना था कि कोई लाइफ बॉय नहीं खरीदता था, आज इस कंपनी का 7 करोड़ लाइफ बॉय साल में बिक जाता है। और लोग रगड़ रगड़ के नहाते हैं इस उम्मीद में कि आज तंदुरुस्त हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, 20 दिन बाद हो जाएंगे। और कैसे मूर्ख बनाती है ये कंपनी, वो विज्ञापन में कहते हैं लाइफ बॉय मैल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता है। मैल को नहीं धोता, मैल में छुपे हुए कीटाणुओं को धोता है। और कीटाणुओं को मारता नहीं है, धोता है। सुना है ना ध्यान से, लाइफ बॉय मैल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता है, तो मारता नहीं है, धोता है। इसका माने कीटाणुओं को धो पहुंचकर और तंदुरुस्त बना देता है। अब ये मूर्खता है कि नहीं? इस मूर्खता में सारा देश परेशान है। और सारा देश क्या परेशान है? लाइफ बॉय खरीद रहे हैं, पैसे हिंदुस्तान लीवर विदेशी कंपनी को दे रहे हैं। और कितने पैसे दे रहे हैं? लाइफ बॉय आता है 10 रुपए का, कभी कभी आता है 12 रुपए का। लाइफ बॉय दुनिया का सबसे घटिया साबुन है, आपको मालूम है? आप पूछोगे कैसे? दुनिया में 3 तरह के साबुन होते हैं। एक होते हैं बाथ सोप। बाथ सोप का माने नहाने का साबुन, स्नान करने का साबुन। एक होते हैं टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप माने हाथ धोने का साबुन, संडास घर में से निकले तो हाथ धोने का साबुन, टॉयलेट सोप। और एक होता है कार्बोलिक सोप। कार्बोलिक सोप का माने है जानवरों को नहलाने का साबुन। लाइफ बॉय कार्बोलिक सोप है। ये वो खुद कहते हैं, कंपनी वाले कहते हैं, मैं नहीं कहता। कंपनी डिक्लेयर करती है कि ये बाथ सोप नहीं है, टॉयलेट सोप नहीं है, ये कार्बोलिक सोप है। और यूरोप के देश में लाइफ बॉय से कुत्ते नहाते हैं, बिल्लियां नहाती हैं, गधे नहाते हैं। और उस लाइफ बॉय से हिंदुस्तान के 7 करोड़ लोग रगड़ रगड़ के नहाते हैं। ऐसा दिमाग खराब हमारा हुआ ये विज्ञापन देख। और ये जो कार्बोलिक सोप है ना, ये बनता कैसे है इसको भी जान लो। बाथ सोप बनाते हैं, ये हिंदुस्तान लीवर का बाथ सोप है, जैसे लक्स, जैसे लिरिल, जैसे रेक्सोना। इसी का एक साबुन है पियर्स, तो वो सब बाथ सोप हैं। उसको बनाने के बाद ये कुछ और साबुन बनाते हैं, जैसे रिन, उसी का है, जैसे सर्फ। तो कपड़ा धोने का साबुन बनाया, नहाने का साबुन बनाया। उन दोनों को बनाने के बाद जो कचरा बच गया, उससे कार्बोलिक सोप बनाया लाइफ बॉय। और वो सबसे ज्यादा बिकता है इस देश में। जो सबसे घटिया साबुन है वो सबसे ज्यादा बिकता है। इसके घटिया होने का प्रमाण क्या है? साबुन में केमिकल जितना ज्यादा, साबुन उतना ही घटिया। और केमिकल, उसमें जो सबसे खराब केमिकल है जो आपकी त्वचा को खराब करता है, मैं आपको उसका प्रमाण देता हूं। आप लाइफ बॉय से नहाइए, नहाने के बाद जब शरीर सूख जाए ना, तो नाखून से ऐसे लाइन खींचिए, सफेद रंग की लाइन खींच जाएगी। कैसे खींची? लाइफ बॉय के केमिकल कचरे ने आपकी त्वचा के तेल को पूरी तरह से सुखा दिया, तो त्वचा एकदम रूखी और सूखी हो गई। और जिनकी त्वचा रूखी और सूखी होती है और बार बार आप उस पे साबुन रगड़ेंगे, तो एक दिन आपको एक्जिमा होने ही वाला है, सोराइसिस होने ही वाला है, चमड़े के रोग होने ही वाले हैं आपको। तो लाइफ बॉय लगा लगा के त्वचा को रूखा बना रहे हैं, फिर चमड़े के रोग आ रहे हैं। चमड़े के रोग आ रहे हैं तो फिर उनको ठीक करने के लिए डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, फिर उनकी दवाएं खा रहे हैं, फिर उन दवाओं से शरीर पर साइड इफेक्ट आ रहा है, फिर उसके लिए इलाज करा रहे हैं। क्या घन चक्कर में फंस गए हम। और मैंने इस कंपनी की बैलेंस शीट में से एक दिन हिसाब निकाला, एक लाइफ बॉय बनाने में इस कंपनी का मुश्किल से 2 रुपया खर्च होता है, और उसको ये 10-12 रुपए में बेच लेती है। मुनाफा इस कंपनी का सैकड़ों नहीं हजारों % में। ऐसे ये काम करते। इस कंपनी का एक साबुन है ना पियर्स, वो तो 25-30 रुपए का है, 6-6.25 रुपए में बनता है, 25-30 में ये कंपनी बेच लेती है उसको। इस कंपनी का एक वॉशिंग पाउडर है ना, 19-20 रुपए किलो में बनता है, और उसको ये कंपनी 150 रुपए किलो तक बेच लेती है वॉशिंग पाउडर। ऐसे लूट रही है ये कंपनी। और हर साल मैंने बताया ना, 2000 करोड़ रुपए जा रहे हैं आपके मेरे खून पसीने की कमाई के। तो क्या करना चाहिए? तो वही करना चाहिए जो कभी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था, वही करना चाहिए जो लाला लाजपत राय ने किया था।
वही करना चाहिए जो विपिन चंद्र पाल ने किया था। इसलिए परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने कहा कि इन कंपनियों की लूट को अगर बंद करना है तो एक ही हथियार अपने पास है, बहिष्कार करो और इनका बनाया हुआ माल खरीदना बंद करो। करेंगे ना? तो आज के बाद भारत स्वाभिमान का कोई भी सेनानी, आज के बाद भारत स्वाभिमान का कोई भी कार्यकर्ता, आज के बाद भारत स्वाभिमान का कोई भी सहयोगी, कोई भी समर्थक हिंदुस्तान लीवर कंपनी का एक भी सामान नहीं खरीदेगा। यही हमारा संकल्प। अब आप बोलेंगे पता कैसे चलेगा हिंदुस्तान लीवर का कौन कौन सा सामान है? वो अपनी पुस्तक है ना जीवन दर्शन, उसमें पीछे पूरी सूची छपी है। लक्स, हाँ आपके पास है। लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, कैमे, पामोलिव, डव, ये सब विदेशी साबुन है, खरीदना नहीं है इनको, पूरा बहिष्कार करना। अब आप बोलेंगे फिर करना क्या है? देशी साबुन खरीदो। देशी साबुन सब जगह मिलते हैं, अपने पतंजलि योगपीठ का भी बनता है अब तो देशी साबुन, वो आपको मिल जाएगा स्वदेशी साबुन। आपके गांव-गांव, शहर-शहर में बहुत सारे स्वदेशी साबुन हैं, उनको आप खरीद सकते हैं। सूची में सबका नाम दिया है, निरमा है, नीमा है, मैसूर संदल है, चंद्रिका है, मेडिमिक्स है, कुटीर है, बहुत सारे स्वदेशी साबुन है। अपना पतंजलि योगपीठ का साबुन है, कांति नाम है उसका, तेजस नाम है उसका, तो अपने हैं और अपने गांव में भी हैं। तो सारे स्वदेशी साबुन उपलब्ध हैं, आप उनको खरीदो। और मेरी बात मानो तो और एक कदम आगे बढ़ो, बिना साबुन के ही नहाओ, साबुन लगाने की जरूरत ही नहीं। आप बोलोगे कैसे नहाए? जब स्नान करते हो ना तो शरीर को खूब अच्छे से रगड़ लो, मैल सब निकल जाता, पानी से नहा लो। और एक तरीका है, तौलिया होती है ना, तौलिया गीला करके उससे रगड़ लो, पानी से नहा लो, साबुन की जरूरत नहीं। और एक अच्छा तरीका है, थोड़ा बेसन ले लो, बेसन, चने का आटा, उसमें दूध मिला लो, उसका पेस्ट बना लो, उसको रगड़ के नहा लो, साबुन की जरूरत नहीं। एक बहुत अच्छी मुल्तानी मिट्टी आती है, गांव-गांव मिलती है, मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगो दो, सवेरे तक नरम हो जाएगी, रगड़ के नहा लो, साबुन की जरूरत नहीं। नहीं तो दूध से नहा लो। अच्छा ये बताओ, हम जब किसी बड़े बुजुर्ग के पांव छूते हैं तो वो क्या कहते हैं? दूधो नहाओ, पूतो, आशीर्वाद देते हैं कि नहीं? कभी किसी ने ये कहा दूधो नहाओ या लाइफ बॉय लगाओ पूतो फलो, लक्स लगाओ पुत्रियां फलो? नहीं कहा ना। सब बोलते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, तो दूध से नहाओ, बुजुर्गों की इतनी तो मानो। तो आप बोलोगे जी दूध बड़ा महंगा है, साबुन से सस्ता है। साबुन आता है 100 ग्राम 15 रुपए का, तो 1 किलो कितने का हुआ? 150 रुपए का। 1 किलो दूध आता है 20 रुपए का, साबुन से सस्ता है। और नहाने में दूध जो है ना, 1 चम्मच खर्च होता है। हाँ, एक बार के नहाने में 1 ही चम्मच दूध लगता है। मैं तरीका बताता हूं आपको, कल नहा लेना या घर जाके नहा लेना। 1-2 चम्मच दूध लेना, बिना गर्म किया हुआ कच्चा दूध लेना, उसको शरीर में लगाना, जैसे तेल लगाते हैं ना, तेल लगा के हल्की हल्की मालिश करना। तो दूध की सबसे बड़ी विशेषता है, जैसे ही लगाओगे तो सारे मैल और गंदगी को बाहर निकाल देता है। आपको मालूम है, बड़े बड़े, सुनो, बड़े बड़े जो ब्यूटी पार्लर्स है ना, 5 स्टार, वहां पे लोग जाते हैं मिल्क क्लिनजिंग कराने के लिए। मिल्क क्लिनजिंग समझते हैं? दूध से चेहरे की सफाई करवाना। अगर वो दूध से चेहरे को साफ करा सकते हैं तो आप दूध से शरीर साफ क्यों नहीं कर सकते? बस अंतर इतना है कि 5 स्टार ब्यूटी पार्लर में मिल्क क्लिनजिंग 500 रुपए में होती है, मैं फोकट में बता रहा हूं आपको। नहा के देखो दूध से, थोड़ा 2 चम्मच दूध ले लो, मैं बहुत बार नहाता हूं, 2 चम्मच दूध ले लो, लगा लो तेल की तरह से, तो सारा मैल गंदगी निकल जाएगा। फिर पानी से डाल दो तो सारा मैल और गंदगी आपकी आंखों से जाता हुआ दिखाई देगा। आप देख लो, गंदगी निकालने के लिए स्नान किया जाता है, और गंदगी निकालने की सबसे ज्यादा ताकत दुनिया में अगर किसी एक चीज में है तो वो दूध है। इसलिए हमारे देश में दूध से नहाया जाता है और दूध से नहलाया जाता है। तो आप भी नहाओ। अब इसका फायदा क्या होगा? साबुन विदेशी नहीं बिकेंगे, और यहां नहाना है तो देशी साबुन से नहाओ, तो पैसा देश के बाहर नहीं जाएगा। मैंने हिसाब निकाला था कि सब लोग साबुन लगाना बंद करें और उतने रुपए से दूध खरीद के नहाना शुरू करें
तो करोड़ों किसानों को फायदा होने लगेगा, दूध की बिक्री बढ़ जाएगी। अब दूध की बिक्री बढ़ेगी तो दूध की मांग बढ़ेगी, दूध की मांग बढ़ेगी तो ज्यादा गाय पालनी पड़ेगी, ज्यादा भैंस रखनी पड़ेगी, ज्यादा गाय भैंस पालेंगे तो पशुधन बढ़ेगा, पशुधन बढ़ेगा तो उनका गोबर ज्यादा मिलेगा, गोबर ज्यादा मिलेगा तो खाद ज्यादा बनेगी, खाद ज्यादा बनेगी तो खेतों में पड़ेगी, और खेतों में पड़ेगी तो सोना उपजेगा। तो बात समझ में आई? आप नहाओ दूध से, घर वालों को नहलाओ दूध से। अब तक तो दूध पीने की बात थी, अब दूध से नहाना है, और नहीं तो साबुन ही लगाना है। तो मैंने आपसे कहा देशी साबुन उपयोग करो। हमें हिंदुस्तान लीवर का 2000 करोड़ रुपए का सालाना का जो बाजार है मुनाफे का, इसको पूरी तरह से खत्म कर देना है, ध्वस्त कर देना है, समाप्त कर देना है। भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता सैनिक गांव गांव जाकर जब ये कहानी सुना देंगे तो कोई आदमी लाइफ बॉय लक्स लिरिल नहीं खरीदेगा, हिंदुस्तान लीवर का पूरा मुनाफा शून्य हो जाएगा और ये कंपनी बोरिया बिस्तर उठा के अपने आप भाग जाएगी। इसके लिए कोई दूसरा आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरी बात है कि हिंदुस्तान लीवर जैसी ही एक बहुत खराब विदेशी कंपनी है जिसका नाम है कॉलगेट पामोलिव, ये अमेरिका की है, ये टूथपेस्ट बेच रही है। कॉलगेट का टूथपेस्ट इसी का है। अब ये टूथपेस्ट बिकता है 27-30 रुपए का 100 ग्राम। अब 30 रुपए का 100 ग्राम तो समझ लो 300 रुपए किलो, हिसाब जोड़ो, 300 रुपए किलो। और 300 रुपए तो काजू बादाम बिकता है इस देश में, उनका टूथपेस्ट 300 रुपए किलो बिकता है। बादाम का क्या भाव है? अरे वो तो बहुत अच्छी क्वालिटी है महाराज, कम क्वालिटी का ले लो तो 300 रुपए किलो मारा मारा फिर रहा है। तो बादाम मिलता है 300 रुपए किलो और यहां टूथपेस्ट मिल रहा है 300 रुपए किलो। और पढ़े लिखे मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं, 300 रुपए किलो का पेस्ट दांतों में रगड़ के थूक रहे हैं वॉश बेसिन में और कहते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं। 300 रुपए किलो की चीज थूक रहे हैं। 150-200 रुपए किलो का देशी घी रोटी पे लगा के खा रहे हैं, 300 रुपए किलो का पेस्ट थूक रहे हैं वॉश बेसिन में और कहते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं। तो मैं उनसे कहता हूं और स्मार्ट बनो भाई। तो कहते क्या करें? मैं कहता हूं ये 300 रुपए किलो का पेस्ट थूकते क्यों हो भाई, रोटी पे लगा लगा के खा लो इसको, क्योंकि घी से महंगा। आप ये मूर्खता मत करना, ये 300 रुपए किलो का पेस्ट मुंह में क्यों लगाना, बंद करो, इसको खत्म करो। कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेन, हजारों करोड़ रुपए देश का नुकसान है। तो आप बोलोगे फिर दांत कैसे साफ करें? दांत साफ करने के लिए स्वदेशी टूथपेस्ट है कि नहीं? अपना दंत कांति है पतंजलि योगपीठ का, तो और नहीं तो दंत मंजन है, दिव्य दंत मंजन है, और नहीं तो और स्थानीय दंत मंजन है, लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन, ये दंत मंजन, वो 20 तरह के दंत मंजन गांव गांव में है। और उससे भी अच्छी नीम की दातून है, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं है क्या? जिस गांव में है वहीं तोड़ के कर लो, बबूल की कर लो, कीकर की कर लो, आम की दातुन होती है, पाकड़ की दातुन होती है, अमरूद की दातुन होती है, 12 तरह के वृक्षों से दातुन होती है, तो दातुन कर लो, दंत मंजन कर लो, अपना दंत कांति कर लो। ये विदेशी पेस्ट, कॉलगेट, क्लोजअप सब बंद। हजारों करोड़ रुपए बचाना है देश का, उससे दांत अच्छे भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। आपको मालूम है दांत साफ करने के पीछे 2 उद्देश्य हैं। एक तो दांतों में जो अन्न कण फंसे ना ये निकल जाए, दूसरा मसूड़ों की मालिश हो। मसूड़ों की मालिश होती है तो मसूड़ों में खून का प्रवाह तेज होता है, और खून का प्रवाह तेज होगा तो मसूड़े मजबूत होंगे, और मसूड़े मजबूत हो तभी दांत मजबूत हो सकते हैं, अन्यथा दांत मजबूत होने का रास्ता नहीं है। तो मसूड़े मजबूत करने का तो एक ही तरीका है, उंगली से दांत घिसो, तो दंत मंजन करो, तो दंत मंजन से दांत तो साफ होंगे, मसूड़े मजबूत होंगे। 2 in 1 है, एक काम करो 2 का फायदा। तो अपना तो दिव्य दंत मंजन सबसे ही अच्छा है, उसका उपयोग करो। और दिव्य दंत मंजन आप खरीद रहे हो तो पैसा भारत स्वाभिमान या पतंजलि योगपीठ में ही आएगा, और वो पूरे देश के संपूर्ण स्वदेशी अभियान में लग जाएगा। आप कॉलगेट, क्लोजअप खरीद रहे हो तो पैसा विदेश जाएगा और किसी विदेशी कंपनी को अमीर बनाएगा। तो साबुन नहाने का, कपड़ा धोने का स्वदेशी, और कपड़ा धोने का साबुन में विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूं, जब देशी कपड़ा धोने का साबुन खरीदो ना तो वो साबुन खरीदना जिससे कपड़ा धोने में कम से कम पानी खर्च होता है,
क्योंकि पानी की एक एक बूंद कीमती है। आपको मालूम है, अभी हम डिटर्जेंट पाउडर ले आते हैं, वॉशिंग पाउडर ले आते हैं, इसमें कपड़े को धोते ही जाओ धोते ही जाओ, झाग निकलना बंद ही नहीं होता कभी। और आपको मालूम है, झाग निकला हुआ पानी जब हम नाली में डाल देते हैं, नाली से ये पानी कहीं खेतों में पहुंच जाता है, पूरी मिट्टी को खराब करता है, क्योंकि इसमें इतने केमिकल हैं जो मिट्टी को खत्म कर देते। इसलिए कपड़ा धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर, वॉशिंग पाउडर ज्यादा इस्तेमाल मत करना। कौन सा साबुन इस्तेमाल करना? वो बट्टे वाला साबुन आता है ना, पीला पीला सफेद सफेद ऑयल केक, दिल्ली में खूब बनता है, मेरठ में खूब बनता है, जगह जगह बनता है, वो इस्तेमाल करना, क्योंकि उससे कम से कम पानी में कपड़े धोए जा सकते हैं। और उस वो ऑयल केक में फायदा पता है क्या है? उसमें तेल है। अब तेल वाला पानी जब आप फेंकोगे तो ये पानी खेत में जाएगा, ये कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि तेल सरसों में से निकला है या नारियल में से निकला है या सोयाबीन में से निकला, आया तो मिट्टी से ही है ना, तो बायोडिग्रेडेबल है। इसलिए कपड़ा धोने के साबुन को इस्तेमाल करना बट्टे वाला, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट के कप।